स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। हमारा पड़ोसी मित्र देश, हम मित्र कह सकते हैं बिकॉज भारत तो चाहता ही है कि हर देश के साथ मित्रता बनी रहे, बट नेपाल की तरफ से शायद जो उनकी पॉलिटिक्स है उसको अगर हम देखें तो उससे थोड़े चांसेस कम लगते हैं कि नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के प्रति उतना फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। खैर, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? नेपाल की जो अभी रिसेंट न्यूज निकल के आ रही है कि नेपाल को डिक्लेयर किया जा सकता है या डाला जा सकता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फॉर टेरन फाइनेंसिंग। तो भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ नेपाल की जो ड्विंडलिंग इकोनॉमी है, जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, उस पर इसका कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नेपाल जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क इस समय फैला हुआ है। वो रिस्क ये है कि इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल सकती है, क्योंकि पाया गया है कि इनके जो लेजिस्लेशंस हैं, इनके लॉज हैं, वो बड़े वीक हैं और कहीं ना कहीं वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप देखेंगे, नेपाल ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं तो उनको फॉरेन फंडिंग मिलने में और भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और नेपाल जो है ऑलरेडी आप देखेंगे उनके पास जो मेजर लॉज हैं फंडिंग को लेके वो ऑलरेडी बहुत वीक हैं। 15 जो लॉज से ज्यादा आइडेंटिफाई किए गए हैं जो सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को, साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग को। अब ये जो सिचुएशन है, अगर ये और ज्यादा खराब होती है तो हो सकता है कि नेपाल को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, जिसकी वजह से इनको जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, फॉरेन एड पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। जो IMF और बाकी सारे इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल एजेंसीज पे जो नेपाल डिपेंडेंट रहता है फंडिंग को लेके, वो इनकी रोकी जा सकती है। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के चांसेस इनके कम हो जाएंगे और इससे इकोनॉमी और ज्यादा जो है बुरे हालात में आ जाएगी। तो एक डेलीगेशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप का ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, APG बोलते हैं, जो एक FATF स्टाइल रीजनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी है, जिसने अगर आप देखेंगे रिसेंटली विजिट किया था नेपाल 2 हफ्ते के लिए असेस करने के लिए जो कंट्री की सिचुएशन है कि कैसे वो टैकल कर पाएंगे सिचुएशन को। और इन्होंने सिर्फ 16 दिसंबर तक जो प्रोग्रेस किया है नेपाल ने, उसको इन्होंने इवैल्यूएट किया है, जिसके बाद आप देखेंगे जो करंट सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। हो सकता है नेपाल का अगर जो लॉज हैं उनको नहीं चेंज किया गया और फेवरेबल रिपोर्ट नहीं आई इनके लिए, तो इनको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। वैसे नेपाल के लिए कोई नया हाल नहीं है, नया सिचुएशन नहीं है। नेपाल पहले से ही ग्रे लिस्ट में था। आप देखेंगे 2008 से 2014 के बीच में ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उसके बाद काफी ज्यादा सीरियस प्रोग्रेस करने के बाद इनको हटाया गया था और उसके बाद इन्होंने अपने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2008 उसको अमेंड किया। उसके बाद और भी कई सारे इन्होंने लॉज को पास किया, जिसके बाद फाइनली आप देखेंगे FATF ने 2014 में नेपाल को इससे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला था। बट अभी ऐसा क्यों है? व्हाई नेपाल इज फेसिंग दिस सिचुएशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है 2024 का बैच 1 वो ऑलरेडी लाइव है। सेल चल रही है 7 जनवरी तक, जिसमें आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के लिए। और अगर आप चाहें तो आप EMI ऑप्शन और डिफरेंट बैंक्स के ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे आपको 6999 का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो आप SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पे CSAT से लेके बाकी सारी क्लासेस भी लाइव कराई जाएंगी। साथ साथ आपको SIP प्लस पे 10 से ज्यादा बुकलेट मिलेंगी, प्रिंटेड मटेरियल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की। साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और आप मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेपाल की सिचुएशन पे आते हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और रियल रिस्क है कि इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है, बिकॉज इनकी खुद की गवर्नमेंट इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि इनके लॉज डिफिशिएंट है। 15 लॉ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इसको अमेंड करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें पॉसिबिलिटी है कि शायद ये ना डाले जाएं। ऑलरेडी इन्होंने अमेंडमेंट प्रोसेस चालू कर दिया था, बट नेपाल की सिचुएशन और नेपाल की पॉलिटिक्स ऐसी है कि कभी भी कुछ पता नहीं चलता कि वहां क्या होने वाला है। तो जो कुछ लॉज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो एसेट्स लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, टूरिज्म एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनाइज क्राइम प्रिवेंशन एक्ट एक्सेट्रा। इन सारे लॉज को ये लोग अमेंड करने वाले हैं। वेल, ये एक्चुअली प्रोसेस पहले भी चालू हो गया था, बट जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेपाल के चेंज हुए हैं। प्रचंडा जी आ गए हैं, उनके पहले शेर बहादुर देवबा जी थे, उनके पहले KP शर्मा ओली थे,
और ये आप देखेंगे जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो नेपालीज पॉलिटिक्स है, बड़ी अजीबोगरीब है। और काफ़ी समय से ये जो बिल थे ये हाउस में पेंडिंग चल रहे थे। इनफैक्ट ये बिल वहाँ से निकल के फिर जब प्रेसिडेंट के पास गए तो काफ़ी टाइम तक ये पेंडिंग रहा, और उसके बाद क्या हुआ, ये ऑर्डिनेंस जो है ये भी आपका लैप्स हो गया। तो इस वजह से ये लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए। अगर ये लोग 16 दिसंबर से पहले इसको पास कर देते तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनका भी रोल है, और रोल है चाइना का। जी हाँ, एक्सटर्नल प्लेयर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बट उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती क्या है। तो ब्लैक लिस्ट जो ये टर्म है यूज किया जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए, जहां पे हाई रिस्क है जिन कंट्रीज में, और वहां पे कॉल टू एक्शन की जरूरत है। तो ये कंट्रीज वो हैं जो सबसे ज्यादा टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार इस समय ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट होता है कि ये इन कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी है, इन लोगों को करेक्ट करने की जरूरत है अपने लॉज की, और इन्हें अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो ऑप्शंस हैं कंट्रीज से, जो लूप होल है, उनको रिमूव करना है। तो एक बार जब ये लिस्ट हो जाते हैं तो इनकी मॉनिटरिंग बढ़ जाती है, और उसको लेके एक्शन प्लान बनाना होता है इस देश को। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में, उसका मतलब ये नहीं कि उस पर सैंक्शन लग जाएंगे। सैंक्शन लगते हैं जब वो ब्लैक लिस्ट में आता है। तो ग्रे लिस्ट लेकिन एक सिग्नल देता है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को लेके कि भाई इस कंट्री में कुछ तो गड़बड़ है, और यहां रिस्क है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। तो वो उसके ऊपर एक तीखी और पैनी नजर रखी जाती है। और नेपाल की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो फरवरी में, अभी फ्यूचर में अगर हम देखें कि क्या उनके सामने जो सिचुएशन दिख रही है, अभी फरवरी में दोबारा एपीजी जो रिपोर्ट है अपनी इनको सबमिट करेगी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन देगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा बिफोर फाइनलाइजिंग दी फाइनल रिपोर्ट। और फिर उसके बाद जो एपीजी प्लेनरी को रिपोर्ट जाएगी, जो डिटरमाइन करेगी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप जो साथ बैठेगा कि इसमें नेपाल को क्या करना चाहिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात माने तो जो ग्रे लिस्ट के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हो सकता है फ्यूचर में इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है अगर ये सीरियस एफर्ट जो है नेपाल नहीं करता है। और इसका सीधा सीधा असर हमने पाकिस्तान पे देखा था। पाकिस्तान एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि कैसे उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से उसकी कमर टूट गई। आज सिचुएशन जो पाकिस्तान की है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से खराब है, उनकी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि जो एक रिपोर्ट है वो बताती है कि एफएटीएफ में आने के बाद क्यूमुलेटिव जीडीपी का लॉस जो है लगभग $38 बिलियन का रहा है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसी सिचुएशन जो है, अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान जैसी सिचुएशन नेपाल नहीं चाहेगा, और उनके एक्सपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कम हो गए, और नेपाल की इकोनॉमी तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती इस सिचुएशन को लेके। तो इसमें सवाल उठता है कि इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वेल, इंडिया में अगर हम देखें तो अभी न्यूट्रल स्टांस है उसको लेके, क्योंकि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देवबा, वो इंडिया के काफी क्लोज माने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से पर्सनल बॉन्डिंग भी थी। केपी शर्मा ओली आप जानते होंगे, जिनके समय पे ये काला पानी डिस्प्यूट काफी ज्यादा बढ़ गया था इंडिया और नेपाल के बीच में। आप जानते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है काला पानी को लेके, लिम्पू दरिया, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है इससे रिलेटेड है। और जो नए प्राइम मिनिस्टर है ये एक्चुअली क्लोज टू है चाइना। सो प्रचंडा जो है उसको लेके काफी ज्यादा खुश है चाइना। इनफैक्ट रिसेंटली आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने जो नया टूरिस्ट हब है पोखरा का, और जो नया एयरपोर्ट है नेपाल का, पोखरा का जो एयरपोर्ट है, रेनोवेटेड एयरपोर्ट को इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि चाइनीज असिस्टेंस से बना हुआ है। चाइना बहुत हेविली नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो या डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ानी हो, चाहे वो एफडीआई की बात हो। वेल, इंडिया भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं प्रचंडा, ही इज कंसिडर्ड मच मच क्लोजर टू शी जिनपिंग, और चाइना काफी ज्यादा खुश है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इनको जो है बधाई दी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिग्नल आप देखेंगे चाइनीज मिनिस्ट्री से आ रहा था। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है काफी ज्यादा सपोर्टिव है और काफी ज्यादा खुश है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, जो प्रचंडा है, उनको ये पद मिला है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप देखेंगे G7 के इनिशिएटिव द्वारा बनाया गया था, और एक तरीके का बेंचमार्क की तरीके से काम करती है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को जो है प्रिवेंट करने का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीजों को देखने का ये काम करती है कि किसी भी तरीके से जो पैसा है, जो इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है देशों को, उसका मिसयूज ना किया जाए ऐसी किसी गतिविधि के लिए। तो इसलिए ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट लोग बना के रखते हैं। ग्रे लिस्ट वार्निंग की तरह काम करती है, ब्लैक लिस्ट जो है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज को बैन कर देती है फॉर रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। तो करंटली आप देखेंगे जैसे ग्रे लिस्ट में कंट्रीज हैं, ब्लैक लिस्ट में ईरान, कोरिया और म्यांमार इंक्लूडेड है। तो 3 कंट्रीज हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड जरूर सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैचेस में या फिर सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में भी। और साथ साथ आप मेरे साथ
अलग अलग जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दीपांशु27 सिंह ऑन इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सारे सेशंस की, वो भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।